वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के विषय विज्ञान के अध्याय 2 के सभी प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के मध्य में आए हुए प्रश्नों को करेंगे। इसमें इनके उत्तर दीजिए में सबसे पहला प्रश्न है, महासागरों के जल का उपयोग मनुष्य अपने दैनिक जीवन में क्यों नहीं कर सकते? इसका उत्तर है, नदियों से बहकर जल महासागरों में पहुंचता है। जब जल मृदा तथा चट्टानों से होकर बहता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के खनिज लवण घुल जाते हैं। इस प्रकार लवणों की मात्रा बढ़ने के कारण समुद्र का जल खारा हो जाता है। इसका आसानी से उपयोग नहीं किया जा सकता। यह पीने योग्य नहीं होता। इससे धातुएं शीघ्र ही संक्षारित हो जाती हैं। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के लिए जल क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है, जल शरीर की विभिन्न क्रियाओं के उचित रूप से संचालन के लिए आवश्यक है। एक स्वस्थ मनुष्य को पीने के लिए प्रतिदिन लगभग 2 से 3 लीटर जल की आवश्यकता होती है। जल आमाशय में भोजन को पचाने में तथा पचे हुए भोजन के अवशोषण एवं शरीर में उसके संवहन के लिए आवश्यक है। जल हमारे शरीर के ताप को भी नियंत्रित रखता है। साथ ही मूत्र एवं पसीने के रूप में निष्कासित जल की पूर्ति हेतु मनुष्य के शरीर के लिए जल आवश्यक है। अगला है प्रश्न तीसरा, गमलों में लगे पौधों को यदि जल से न सींचा जाए तो क्या होगा? कारण सहित समझाइए। इसका उत्तर है, गमलों में लगे पौधों को यदि जल से न सींचा जाए तो वे कुछ दिनों में सूख जाएंगे, क्योंकि हरे पौधों में जल के अभाव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तथा वे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। साथ ही जल में उपस्थित खनिज लवण भी उन्हें नहीं मिल पाएगा। अगला है प्रश्न चौथा, जलीय जीवों के लिए जल किस प्रकार महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर है, नदी, तालाब और समुद्र में रहने वाले पौधों तथा जंतुओं के लिए जल आवास के रूप में उपयोग आता है। ये जीव जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। अतः हम कह सकते हैं जलीय जीवों के लिए जल महत्वपूर्ण है। अगला इनके उत्तर दीजिए के प्रश्नोत्तर हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल पीने योग्य क्यों नहीं होता? इसका उत्तर है, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल में घुलित लवण, निलंबित कण तथा सूक्ष्म जीवाणु हो सकते हैं। इसमें कुछ घुले हुए लवण हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, किंतु आवश्यकता से अधिक मात्रा हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है तथा निलंबित कण एवं जीवाणु रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अतः विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल पीने योग्य नहीं होता। अगला है प्रश्न दूसरा, जल को पीने योग्य बनाने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है, जल को पीने योग्य बनाने के लिए उसे उबालकर छान लेना चाहिए। उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे ब्लीचिंग पाउडर या पोटेशियम परमैंगनेट की थोड़ी मात्रा मिलानी चाहिए। घरों में जल में निलंबित अशुद्धियों को दूर करने के लिए सिरेमिक कैंडल युक्त फिल्टर उपयोग करना चाहिए। अगला है प्रश्न तीसरा, आसूत जल से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, ऐसा जल जिसमें लवण की मात्रा नहीं होती आसूत जल कहलाता है। यह जल का शुद्धतम रूप है। यह विद्युत का कुचालक होता है। वर्षा का जल आसूत जल है। अतः वर्षा के जल को सीधे किसी पात्र में लेकर इसका उपयोग आसूत जल के रूप में कर सकते हैं। आसूत जल की आवश्यकता प्रयोगों के लिए प्रयोगशाला में होती है।
जल को गर्म करके वाष्प के रूप में तथा वाष्प को संघनित करके जल में बदलकर भी आसु जल बनाया जा सकता है। अगला है पाठ के मध्य में दिए हुए इनके उत्तर दीजिए के प्रश्नोत्तर हैं। सबसे पहला है, जल को सार्वत्रिक विलायक क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, जल में बहुत से पदार्थ घुलनशील हैं, अतः इसे सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। विलायक में घुलने वाले पदार्थ को विलेय कहते हैं। जब कोई विलेय विलायक में घुलता है तो बना मिश्रण विलयन कहलाता है। अगला है प्रश्न दूसरा, उन लवणों के नाम लिखिए जो समुद्री जल में पाए जाते हैं। इसका उत्तर है, समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में नमक, सोडियम क्लोराइड तथा कम मात्रा में सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड तथा पोटेशियम आयोडाइड पाए जाते हैं। अगला है प्रश्न तीसरा, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क है संतृप्त विलयन, ख है विलेयता। तो उत्तर में सबसे पहले है संतृप्त विलयन। किसी निश्चित ताप पर जब विलायक के किसी निश्चित मात्रा में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली होती है तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन में भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। अगला है ख विलेयता। निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की 100 मिलीलीटर जल में विलेय की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की उस ताप पर विलेयता घुलनशीलता कहलाती है। जल में ठोस ही नहीं बल्कि गैस भी घुलनशील होती है। अगला है प्रश्न चौथा, जल के किस गुण के कारण सूर्य का प्रकाश जलीय पौधों तक पहुंचता है? इसका उत्तर है, जल की पारदर्शिता के कारण ही सूर्य का प्रकाश जलीय पौधों तक पहुंचता है तथा उसमें भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है। आगे है इनके उत्तर दीजिए के प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, ठंडे प्रदेशों में नदियों तालाबों में रहने वाले जीव जंतु जल के जमने के बाद भी कैसे जीवित रहते हैं? इसका उत्तर है, ठंडे प्रदेशों में ठंड के दिनों में जब जल का ताप 0°C से नीचे चले जाता है तब नदी, तालाब व झीलों का जल बर्फ में परिवर्तित होने लगता है। बर्फ का आयतन अधिक व घनत्व कम होने के कारण वह जल की सतह पर तैरने लगती है और सतह को पूर्ण रूप से ढक लेती है। बर्फ ऊष्मा का कुचालक है, अतः यह अंदर के ताप को बाहर निकलने नहीं देती और संपूर्ण जल बर्फ में परिवर्तित नहीं हो पाता। ऐसे में सतह का ताप 0°C होता है तो सतह के नीचे का ताप 0°C से अधिक होता है। इसलिए ठंडे प्रदेशों में नदी, तालाब में रहने वाले जीव जंतु जल के जमने के बाद भी जीवित रहते हैं। अगला है प्रश्न दूसरा, बर्फ जल के ऊपर तैरती है, कारण स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, जब वायुमंडल का ताप 0°C से कम हो जाता है तब जल बर्फ के रूप में जमने लगती है। क्योंकि बर्फ का आयतन अधिक व घनत्व कम होता है अतः बर्फ जल की सतह पर तैरने लगता है। अगला है प्रश्न तीसरा, कठोर और मृदु जल की पहचान कैसे करेंगे? इसका उत्तर है, कठोर जल, जिस जल में साबुन का झाग जल्दी नहीं बनता उसे कठोर जल कहते हैं। जल में कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण घुले होने के कारण होता है। फिर है मृदु जल, जिस जल में साबुन का झाग जल्दी बनता है उसे मृदु जल कहते हैं। अगला है प्रश्न चौथा, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि जल दो गैसों से मिलकर बना है। तो इसके उत्तर में आपको आवश्यक सामग्री लिखना है। आवश्यक सामग्री है चौड़े मुंह वाली प्लास्टिक की बोतल, चाकू, 2 छिद्र वाला रबर कार्क, स्टैंड, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बन
की 2 छड़ें, 2 परखनलियां, बैटरी और माचिस। उसके बाद आपको इस प्रकार से जल विद्युत अपघटन का चित्र बनाना है। इसमें आपको प्रयोग विधि लिखना है। प्रयोग विधि है, चौड़े मुंह वाली प्लास्टिक की बोतल लेकर उसकी तली को काट देते हैं। बोतल की मुंह पर 2 छिद्र वाला रबर कार्क लगाकर इन छिद्रों पर कार्बन की 2 छड़ें लगा देते हैं। अब बोतल को चित्र के अनुसार व्यवस्थित कर देते हैं। अब उल्टी रखी इस बोतल में 2/3 जल भरकर कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक अम्ल की डालते हैं। अब सावधानी पूर्वक जल से भरी 2 परख नलियों को कार्बन इलेक्ट्रोडो छड़ पर इस प्रकार उल्टा रखते हैं कि जल भरा रहता है। अब दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ देते हैं। कुछ ही देर में गैस के बुलबुले इलेक्ट्रोडों से उठकर परख नलियों में एकत्रित होने लगते हैं। हम देखते हैं कि दोनों परख नली में गैसों का समान आयतन नहीं है। एक परख नली में दूसरी परख नली की अपेक्षा दुगनी गैस है। अब परख नली के मुंह में अंगूठा लगाकर परख नली को इलेक्ट्रोडों से हटा लेते हैं तथा कार्क लगा देते हैं। एकत्रित गैस का परीक्षण करने के लिए एक परख नली का कार्क खोलकर जलती माचिस की तीली ले जाते हैं जिसमें गैस दुगुनी थी। तीली नीली लौ के साथ जलती है तथा पॉप की आवाज उत्पन्न होती है। यह हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। अब दूसरी परख नली से कार्क हटाकर जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं। वह और तेजी से जलने लगती है। ऐसा ऑक्सीजन गैस के कारण होता है क्योंकि ऑक्सीजन गैस जलती नहीं पर जलने में सहायक होती है। इससे सिद्ध होता है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 2 गैसों से मिलकर बना है तथा आयतन के अनुसार हाइड्रोजन ऑक्सीजन से दोगुनी होती है। अगला है, इनके उत्तर दीजिए के प्रश्न हैं। अब सबसे पहला प्रश्न है, जल प्रदूषण के प्रमुख कारक क्या हैं अथवा जल प्रदूषण रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? इसका उत्तर है, जल प्रदूषण के प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। पहला है मनुष्य, पशु एवं अन्य जंतु, उद्योग धंधे, कृषि अपशिष्ट पदार्थ और रासायनिक पदार्थ। जल को प्रदूषित होने से बचाने के उपाय निम्न हैं। पहला है औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल का उपचार करने हेतु उद्योगों में जल शुद्धि यंत्र लगाना अनिवार्य किया जाए। दूसरा, घरेलू साफ सफाई से निकलने वाला जल एवं मलवाहित जल को उपचारित करके ही नदी नालों में प्रवाहित किया जाए। तीसरा है हानिकारक कीटनाशकों का नियंत्रित उपयोग किया जाए। उनके अधिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। चौथा है मानवीय क्रियाकलाप जैसे नहाना, कपड़े धोना, पूजा सामग्री का विसर्जन, शवों का नदी में बहाना, मृत व्यक्तियों की राख अस्थि का विसर्जन आदि भी जल को प्रदूषित करते हैं। अतः इन क्रियाकलापों पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। प्रश्न दूसरा है, जल प्रबंधन क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है, हमारे उपयोग हेतु जल की मात्रा सीमित है। जल की प्रत्येक बूंद हमारे लिए कीमती है। वर्तमान में बढ़ते औद्योगिकीकरण तथा लगातार बढ़ते शहरीकरण के कारण जल स्रोतों जैसे तालाब, कुओं आदि की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है। यह भविष्य में जल संकट का कारण बन सकती है। अतः सुखद भविष्य के लिए जल प्रबंधन आवश्यक है। अब हम अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इसमें सबसे पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें सबसे पहला है, बर्फ जल की सतह पर तैरती है क्योंकि इसमें 4 ऑप्शंस हैं। उसमें से सही है बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। दूसरा है
जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, तो इसमें 4 ऑप्शंस में से सही है आयतन के अनुसार। तीसरा है जल चक्र है, 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस हैं ग वाष्पन एवं संघनन की प्रक्रिया। चौथा है आसुत जल है, इसमें से 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन है वर्षा जल। प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें सबसे पहला खाली स्थान है जल 1, यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा सार्वत्रिक विलायक है, जल 1 सार्वत्रिक विलायक है। दूसरा खाली स्थान है, यहाँ पे खाली स्थान में आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में ऑक्सीजन गैस की अपेक्षा अधिक विलेय है। अगला खाली स्थान है जल में कठोरता उसमें घुले, यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवणों के कारण होती है। अगला है घ आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। अगला है खाली स्थान है जल के विद्युत अपघटन द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन गैस जलने पर पॉप की आवाज उत्पन्न करती है, यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा हाइड्रोजन। अगला है प्रश्न तीसरा, दिए गए कथनों में सही व गलत की पहचान करें तथा गलत कथनों को सही कर लिखें। क है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जल को कीटाणुनाशक बनाने में किया जाता है, इसका उत्तर है गलत। सही कथन है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। ख है आसुत जल पीने के लिए उपयुक्त है, ये गलत है। इसका सही कथन है आसुत जल पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। ग है गैसों की जल में विलेयता ताप वृद्धि के साथ बढ़ती है, ये गलत कथन है। इसका सही कथन है गैसों की जल में विलेयता ताप वृद्धि के साथ कम होती जाती है। अगला है घ बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, ये गलत है। इसका सही कथन है बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। अगला है अंग 0°C पर रखे जल को गर्म करने पर आयतन में वृद्धि होती है, यह गलत है। इसका सही कथन है 0°C पर जल को गर्म करने पर आयतन में कमी होती है। अगला है प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला है पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका है, फिर भी जल का संकट क्यों है? इसका उत्तर है पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97% महासागरों में, 2% हिमखंडों के रूप में तथा मात्र 1% नदियों, झीलों, तालाबों में तथा पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाता है, जिसे हम कुएं खोदकर उपयोग करते हैं। महासागरों में पाए जाने वाले जल में नमक जैसे कई और लवण अत्यधिक मात्रा में घुले रहते हैं, जिससे जल खारा हो जाता है और पीने, नहाने, कपड़े धोने एवं सिंचाई के लिए अनुपयोगी होता है। हिमखंडों के रूप में उपस्थित जल शुद्ध होता है, किंतु इसका आसानी से उपयोग नहीं कर सकते। इस प्रकार हमें केवल नदियों, तालाब, कुएं व वर्षा के जल पर निर्भर रहना पड़ता है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल में से मनुष्य के लिए उपयोग में आने वाले जल की मात्रा बहुत कम है, अतः हमें जल संकट का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है यदि जंगल में पाए जाने वाले सभी जल स्रोत सूख जाएं तो क्या होगा?
इसका उत्तर है यदि जंगल में पाए जाने वाले सभी जल स्रोत सूख जाए तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तथा उन्हें खनिज लवण नहीं मिल पाएगा, जिससे पौधे नष्ट हो जाएंगे। जंगली जानवर को पीने का पानी नहीं मिलेगा, जिससे वे शहर की ओर आएंगे और मनुष्य के लिए खतरा बढ़ जाएगा। अधिकांश जंगली जीव नष्ट हो जाएंगे क्योंकि जल ही जीवन है। अगला है प्रश्न तीसरा, पृथ्वी में जल चक्र को समझाइए। इसका उत्तर है समुद्रों, नदियों, झीलों एवं तालाबों तथा अन्य स्रोतों का जल सूर्य के प्रकाश में लगातार वाष्पित होते रहता है। पौधे तथा जंतु भी विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं द्वारा जल वाष्प उत्पन्न करते हैं। यह जल वाष्प वायुमंडल में एकत्रित होती रहती है। यह जल वाष्प हल्की होने के कारण ऊपर उठती है तथा वायुमंडल की ऊपरी सतह का ताप कम होने के कारण यह छोटी छोटी बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है एवं बादल बनाती है। बादल में जल की बूंदें पास पास आती है तो पानी की बड़ी बूंदों में बदल जाती है और वर्षा के रूप में गिरने लगती है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से जल चक्र का चित्र बनाना है। इस प्रकार वर्षा का जल पुनः वापस जल स्रोतों, समुद्रों, नदियों, झीलों व तालाबों में पहुंच जाता है तथा जल चक्र पूर्ण होता है। अगला है प्रश्न चौथा, शक्कर के संतृप्त विलयन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? यदि इस विलयन को गर्म किया जाए तो क्या होगा? इसका उत्तर है शक्कर का संतृप्त विलयन बनाने के लिए एक बीकर को जल से आधा भरकर उसमें 1 चम्मच शक्कर डालते हैं तथा उसे कांच की छड़ से हिलाते हैं। शक्कर घुल जाता है। अब शक्कर की आधी आधी चम्मच मात्रा तब तक डालकर हिलाते हैं जब तक शक्कर घुलना बंद ना हो जाए। इस प्रकार प्राप्त विलयन को उस ताप पर शक्कर का संतृप्त विलयन कहते हैं। यदि इस विलयन को गर्म करेंगे तो ताप बढ़ने के साथ और अधिक शक्कर घुलने लगता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 5वां, लवण युक्त जल विद्युत का सुचालक होता है, क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। तो इसका उत्तर है क्रियाकलाप हम इस प्रकार से करेंगे। लवण युक्त जल विद्युत का सुचालक होता है। इस प्रकार से आपको विद्युत चालकता का चित्र बनाना है। इसमें आवश्यक सामग्री है बीकर, आसुत जल, मोटा गत्ता, कार्बन की छड़ें, बल्ब, तार, सेल, नमक। इसकी विधि है, एक बीकर में आसुत जल लो। अब मोटे गत्ते में 2 कार्बन की छड़ें लगा दो तथा चित्र के अनुसार बीकर के ऊपर रख दो। इन छड़ों की तांबे की तार की सहायता से सेल तथा बल्ब से जोड़ दो। हम देखते हैं कि बल्ब नहीं जलता। अब जल में थोड़ा 1 से 2 चम्मच नमक डालकर हिलाओ, फिर वैसे ही कनेक्शन जोड़ो। हम देखते हैं कि बल्ब जलने लगता है। इससे सिद्ध होता है कि आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है, किंतु लवण युक्त जल विद्युत का सुचालक होता है। प्रश्न 6वां है, जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जल प्रदूषण के कारण लिखिए। इसका उत्तर है पीने तथा घरेलू कार्यों में उपयोग होने वाले जल स्रोतों में अवांछित पदार्थ जैसे कूड़ा करकट, मलमूत्र, नालियों का गंदा पानी, कारखानों के रासायनिक पदार्थ आदि मिल जाते हैं, जिससे यह पीने या उपयोग के योग्य नहीं रहता। इस प्रकार जल के दूषित होने को जल प्रदूषण कहते हैं। अगला है जल प्रदूषण के कारण। सबसे पहला है मनुष्यों के क्रियाकलाप से। हम घरों का कचरा, सड़ी गली वस्तुएं आदि नाली में फेंकते हैं। नालियों से यह तालाब, नदियों में मिलकर उसे दूषित करता है। इसी प्रकार नहाकर, कपड़े धोकर, जानवरों को नहलाकर, गाड़ियों आदि को साफ कर जल को गंदा करते हैं। अस्पतालों, कारखानों से फेंका गया अपशिष्ट पदार्थ, जंतुओं का मलमूत्र भी जल को प्रदूषित करता है। अगला है दूसरा है कृषि से।
दूसरा कारण है कृषि। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए तथा कीटों की रक्षा के लिए हम कीटनाशक, खरपतवारनाशी दवाइयों तथा अनेक प्रकार के रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। यह नुकसानदेह रासायनिक पदार्थ जल में घुलकर नदियों, तालाबों में पहुंच जाते हैं तथा जल को प्रदूषित करते हैं। तीसरा है उद्योगों से। कारखानों तथा उद्योगों में मुख्य पदार्थ के साथ अनुपयोगी पदार्थ भी बनते हैं, जिन्हें कारखानों के बाहर नदी, तालाबों में छोड़ दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है। ये हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे लेड, मरकरी, क्रोमियम, कैडमियम आदि घातक रोग उत्पन्न करते हैं। प्रश्न 7वां है, अपने शहर, गांव में जल प्रदूषण रोकने के लिए क्या उपाय करेंगे? लिखिए। इसका उत्तर है, अपने शहर, गांव में जल प्रदूषण रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे। सबसे पहला है, कूड़ा करकट तथा मल मूत्र निकासी की उचित व्यवस्था करेंगे। सीधे नदी, तालाब में जाने से रोकेंगे। दूसरा है, तालाब में कपड़े आदि धोना तथा पशुओं को नहलाने पर रोक लगाएंगे। तीसरा, मृत शरीर, मूर्तियों आदि को जल में प्रवाहित करने से रोकेंगे। चौथा, उद्योग धंधे तथा कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को सीधे जल स्रोत में नहीं जाने देंगे। आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करेंगे तथा निकासी की उचित व्यवस्था करेंगे। 5वां है, कृषि में हानिकारक कीटनाशकों तथा उर्वरक का उपयोग कम से कम करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न 8वां, वर्षा जल संग्रहण का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, वर्षा के जल को एकत्रित कर उसका आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जाना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। इसके लिए मकान की छत पर गिरने वाला वर्षा के जल को पाइप द्वारा भूमि में खोदे गए गड्ढे में पहुंचाया जाता है। यह गड्ढा एक उचित आकार का होता है, जिसकी दीवार कंक्रीट की बनी होती है, किंतु तल कच्चा होता है तथा उस पर गिट्टी, रेत की परत बिछी होती है, जो छन्ना का कार्य करता है। यहाँ जल रिसकर सीधे भूमि में चला जाता है। इस प्रकार भूमिगत जल स्तर बढ़ जाता है, जो आपात स्थिति में उपयोग में लाया जा सकता है। तालाब की खुदाई कर व छोटे छोटे तालाबों का निर्माण कर भी वर्षा के जल का संरक्षण किया जा सकता है। आजकल गांवों में बांधों का निर्माण किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर किए।